गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शिवम सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का फिर से आज की साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज हम बात करेंगे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से अंग, कौन कौन से पार्ट मिलकर के जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हम जान लेते हैं क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? रुधिर परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या है? तो द सिस्टम ऑफ बॉडी विच सर्कुलेट्स ब्लड इन होल बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी शरीर का वह तंत्र जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है उसे क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी related to blood circulatory system. Number 1, hematology. Hematology. What is hematology? What is the definition of hematology? So the study of blood is known as किस नाम से जानते हैं? हेमेटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट कार्डियोलॉजी, जो कि मैंने आपको पहले बताई है। कार्डियोलॉजी, अब क्या होती है डेफिनेशन कार्डियोलॉजी की? तो द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। यानी द स्टडी ऑफ heart is known as cardiology. ओके, तो नेक्स्ट है एंजियोलॉजी। क्या होती है एंजियोलॉजी? आइए समझ लेते हैं। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। ओके, तो सन 1628 यानी 1628 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि क्या होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। उस सब के बारे में खोज किसने की थी? सबसे पहले सन 1628 यानी 1628 ईस्वी में कौन से साइंटिस्ट थे? विलियम हार्वे। इन्होंने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा हार्ट। ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 प्रकार के पार्ट्स उसमें भाग लेते हैं। पहला तो ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा हार्ट यानी हृदय। तो इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला है आर्टरीज यानी धमनियां, दूसरा है वेन्स यानी शिराएं। तो आर्टरीज जो हैं वो पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, क्या होती है पल्मोनरी आर्टरी? जो आपने देखा होगा ब्लड, क्या नाम, ह्यूमन जो हार्ट होता है, हार्ट के पास में ये जो है ये क्या है? ये है धमनियां। क्या है? धमनियां। ठीक है, ये शिराएं हैं और ये धमनियां हैं। तो ये क्या करती हैं? ये पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी धमनियां सदैव शुद्ध रुधिर ले जाती हैं। यानी पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके जितनी भी धमनियां हैं वो सब कैसा रुधिर ले जाती हैं? शुद्ध रुधिर ले जाती हैं।
ठीक है। और पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी धमनी है, वो कैसा रुधिर लेके जाती है? शुद्ध रुधिर लेके जाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी ये वाली, और ये अशुद्ध रुधिर लेके जाएगी कहाँ? फेफड़ों में। यहाँ पे होंगे फेफड़े, फेफड़ों में ले जाएगा शुद्ध होने के लिए। कौन? पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। और वेन्स, वेन्स क्या होते हैं? पल्मोनरी वेन को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। ये वाली जो पल्मोनरी शिराएं हैं इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी जितनी भी शिराएं हैं शरीर में उनमें सब में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। देखिए यहाँ पर ये जो आपको पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी शिराएं दिख रही हैं, ये फेफड़ों से जो है रुधिर को कैसे ला रही है? शुद्ध करके ला रही है, ठीक है। कहाँ ला रही है? बाएं नील अलिंद में, समझ गए हो? तो कुल मिला के बात करें तो पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी शिराएं हैं, ये फेफड़ों से कैसा रुधिर लेके आती हैं? शुद्ध रुधिर लेकर के आती हैं। तो इसका मतलब पल्मोनरी वेन एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी शरीर की जितनी भी शिराएं हैं उनमें कौन सा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। इतना आपको क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि हमारे ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है ब्लड यानी रक्त या रुधिर, ये इसमें 45% ब्लड कार्पोसेल्स यानी रुधिर कणिकाएं और 55% प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। तो जो 45% जो ब्लड कार्पोसेल्स हैं यानी रुधिर कणिकाएं हैं, उनमें जो है 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो आरबीसी, आरबीसी का मतलब पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी आरबीसी, लेकिन जो साइंस की लैंग्वेज है, साइंस की लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। इसका काम क्या होता है? ये आरबीसी रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेती है, ओके। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी यानी इसका फुल नेम क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका एक और नाम है जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। साइंटिस्ट जो है साइंस में इसका नाम है ल्यूकोसाइट और इंग्लिश में है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसका काम क्या होता है? बैक्टीरिसीडियल, इसका मतलब होता है जीवाणुओं का भक्षण करना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, तो इसका एक दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। साइंस में इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट और इंग्लिश में नाम है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। किसका काम होता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है, ओके। तो आगे समझ लेते हैं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है? 55% यानी 55% प्लाज्मा पाया जाता है। इस 55% प्लाज्मा में 10% सॉलिड पदार्थ एंड 90% वाटर यानी जल पाया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पे जो ब्लड का जो बैग होता है थैलीनुमा, ठीक है, इसमें ऊपर की ओर एक पानी जैसा भरा रहता है, ठीक। इधर तो ये ब्लड रहता है लाल लाल, ठीक। रेड वाला जो एरिया है वो क्या है? ब्लड है। और जो व्हाइट वाला लिक्विड वाला, व्हाइट लिक्विड, वो क्या है? वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। आपने जब भी कभी ब्लड की बोतल देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि नीचे की ओर जो लाल है वो क्या है? वो है ब्लड, लेकिन उसके ऊपर एक तरल लिक्विड जलीय पदार्थ भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। 55% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में और 45% जो है ब्लड कार्पोसेल्स पाई जाती हैं। तो इस 55% प्लाज्मा में 10% तो ठोस पदार्थ और 90% जल यानी वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो इस 10% सॉलिड पदार्थ में ऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ, सॉरी कार्बनिक पदार्थ 8% एंड इनऑर्गेनिक जो है वो कितना होगा? 2% यानी अकार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट? 2%।
10 में 8% तो ऑर्गेनिक हो गए और 2% इनऑर्गेनिक। तो 8% जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं आपकी? प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम। ये सभी कौन से हैं, किसमें पाए जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ में, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में 2% जो है उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, आयरन, आयोडाइड, फास्फोरस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सभी चीजें किसमें पाई जाती हैं? अकार्बनिक पदार्थ में। अभी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था, तो उस फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से वो पार्ट है? नंबर 1 ब्लड, नंबर 1 ब्लड, और नंबर 2 ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और नंबर 3 हार्ट। ये 3 चीजें जो हैं वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं मिलकर के पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो ब्लड वेसल्स मैंने पढ़ ली हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, आर्टरीज एंड वेन्स, धमनी यानी शिराएं। तो आर्टरीज एंड वेन्स मैंने पढ़ ली है अभी। तो अब क्या रहेगा हमारा? ब्लड। तो अब हम बात करेंगे ब्लड पर। ब्लड क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, जिसका पीएच मान 7.4 अर्थात हल्का क्षारीय सा होता है, ठीक है। ये स्वाद की बात करें तो ये चिपचिपा नमकीन सा होता है। ओके, तो ब्लड जो है इसकी मात्रा सभी प्राणियों में अलग अलग होती है बॉडी वेट के हिसाब से। ओके, तो जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किन्हीं 2 तरल संयोजी ऊतकों के नाम बताइए, तो आपका सही जवाब होगा ब्लड एंड लसिका, लिम्फ जिसको बोलते हैं, यानी रुधिर और लसिका 2 तरल संयोजी ऊतक हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड मैंने बता दिया है कि एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान 7.4 अर्थात हल्का क्षारीय सा होता है। अगर स्वाद की बात करें तो चिपचिपा नमकीन सा होता है। कैसा होता है? नमकीन सा इसका स्वाद होता है। तो अब हम बात करेंगे ब्लड कार्पोसेल्स की। अभी मैंने पढ़ाया था इससे पहले कि जो ब्लड है, क्या है? ब्लड, ब्लड, ब्लड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट थे वो? नंबर 1 ब्लड कार्पोसेल्स, ओके, एंड प्लाज्मा, ये 45% ब्लड का पार्ट बनाती हैं एंड ये 55% बनाता है। तो ब्लड कार्पोसेल्स में मैंने बताया था ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, तो इसमें मैंने सभी को डिटेल में बता दिया है, लेकिन जो आरबीसी है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है हार्ट का, तो इस वीडियो का लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए कम टू द पॉइंट। जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है, ये 2 प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें 2 प्रकार की चीजें होती है। कौन कौन सी? ब्लड कार्पोसेल्स 45% एंड प्लाज्मा 55%। ओके, तो जो 45% ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, एंड थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स यानी रुधिर प्लेटलेट्स। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? वो आरबीसीज की बात करेंगे, ठीक है। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी, इनकी संख्या जो है वो फीमेल की अपेक्षा मेल में ज्यादा होती है। ओके, तो
प्रत्येक आरबीसी एक लाल रंग की, आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक आरबीसी लाल रंग की चपटी गोल तथा बीच में दबी हुई अर्थात उभयोत्तल जो है होती है, ठीक है। और नर में इनकी संख्या मादा की अपेक्षा अधिक होती है। ओके, तो स्तनधारियों की जो आरबीसी है स्तनधारी, अब पहले तो समझ लेते हैं ये पॉइंट, स्तनधारी क्या होता है। स्तनधारी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ममेल्स, ठीक है। जो स्तनधारी अर्थात जो बच्चे देते हैं, ठीक है, वे जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम कहते हैं स्तनधारी, ठीक है। दुनिया पे जितने भी प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं उनकी आरबीसीज का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का? उनकी आरबीसीज का जो जीवन काल है वो 100 से 120 दिन का होता है। ओके, और जो अंडे देने वाले हैं जैसे मेढक, तो मेढक का जो जीवन काल है आरबीसीज का मेढक का, तो वो कितना होगा? वो 100 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 100 दिन का होगा। ओके, तो स्तनधारियों की आरबीसी जो है वो कैसी होती है? स्तनधारियों की जो आरबीसी है वो कैसी होती है? केंद्रक विहीन, ठीक है। जो स्तनधारी की आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जो मेढक की आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। ओके, तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? अगर हम बात करें कि आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, आरबीसीज का निर्माण, सपोज दैट ये कोई हमारी बॉडी का अंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे फीमर हड्डी होगी, ठीक है, और यहाँ पर टिबिया, फिबुला, पटेला, ठीक है। तो कोई भी हो, कोई भी शरीर में अंग है यानी कोई भी हड्डी है, उस हड्डी के अंदर एक काला चूर्ण जैसा भरा रहता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जानते होंगे कि बोन के अंदर एक काला चूर्ण जैसा भरा होता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। बोन मैरो, ओके। तो अगर हम बात करें स्तनधारियों में इनकी आरबीसी के निर्माण की, तो कहाँ होता है? बोन में होता है। जबकि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन में। ये स्प्लीन कहाँ होती है? ये स्प्लीन आपने देखा होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मनुष्य का, किसी प्राणी का जो पाचन तंत्र है, वहां पर आमाशय के ऊपर एक छोटी पत्ती के समान रचना होती है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीन। क्या होती है? स्प्लीन। हिंदी में बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। इसी में जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसमें आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन में यानी तिल्ली में, ठीक है। तो आरबीसीज का निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, और भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। आप समझ गए हो? बोन मैरो, हड्डी के अंदर एक काला चूर्ण जैसा भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो, ठीक है। और स्प्लीन कहाँ पर स्थित होती है? ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आमाशय है यानी स्टमक है, उसके ठीक ऊपर एक पत्ती के समान रचना स्थित होती है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहा, इसके 3 नाम है। ओके, तो ठीक है। और अगर हम बात करें आरबीसी का कार्य क्या है, आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है O2 तथा CO2 का परिवहन करना, ठीक है, और ब्लड को लाल रंग प्रदान करना। क्यों ब्लड को ये लाल रंग क्यों देती है? क्योंकि रेड, रेड माने लाल, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल। Hb पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसमें आरबीसी में, इसीलिए रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से डिटेल में जानते हैं। तो आइए इसको हम डिटेल में जानते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उनका क्या क्या काम होता है। तो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स को 2 भागों में बांटा गया है।
नंबर 1 ग्रेन्युलोसाइट, नंबर 2 एक ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 इसिनोफिल्स, नंबर 2 वेसोफिल्स, नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो जो है इसिनोफिल्स की मात्रा 1 से 4% तक होती है एंड वेसोफिल्स की मात्रा 0.5 से 2% तक होती है एंड न्यूट्रोफिल्स की मात्रा 60 to 70% यानी 60 से 70% तक होती है। यानी जो व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स हैं WBC में जो है सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। ओके, तो इधर समझ लेते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट, इसमें लिम्फोसाइट, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके, तो ये क्या होती हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसिनोफिल्स की बात कर लेते हैं। इसिनोफिल्स जो है इसमें केंद्रक 2 स्पष्ट पिंडों में बटा होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। आपको पता है कि कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसिनोफिल्स जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें जो केंद्रक है वो 2 पिंडों में बटा होता है। ठीक है, इसका कार्य जाने तो इसकी अधिकता से इसिनोफिलिया रोग हो जाता है। ओके, तो किसकी अधिकता से इसिनोफिलिया रोग हो जाता है? आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि WBC में जो इसिनोफिल्स कोशिकाएं होती हैं उसकी अधिकता से इसिनोफिलिया रोग हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेसोफिल्स। नेक्स्ट कोशिका है वेसोफिल्स, इसकी मात्रा 0.5 से 2% तक होती है। अगर इसकी हम केंद्रक की बात करें तो इसमें केंद्रक जो है 2 या 3 पिंडों में स्पष्ट रूप से बटा होता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 पिंडों में स्पष्ट रूप से बटा होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इसका जो केंद्रक है वो 3 से 5 पिंडों में बटा होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की, एक ग्रेन्युलोसाइट वाले में। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है इसका केंद्रक एक ओर बड़ा तथा दूसरी ओर चिपका सा होता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर जो केंद्रक है वो बड़ा है और नीचे की ओर है वो हल्का सा चिपटा हुआ है। इसी में किसमें? इसमें चिपका हुआ है पहले वाले केंद्रक में। ओके, मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? ये किडनी के आकार का होता है। ओके, तो लिम्फोसाइट जो WBC में जो लिम्फोसाइट पाई जाती है उनका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। तो आपका जवाब होगा लिम्फोसाइट। ओके, तो नेक्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो किडनी के आकार का होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? जीवाणुओं का भक्षण करना। जब हमारी बॉडी में कोई भी रोगाणु जो है एंट्री करता है तो उसमें क्या करती हैं, जो मोनोसाइट सेल्स होती हैं व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स में WBC में, तो वो बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं, यानी बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट की। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये सभी स्तनधारियों के शरीर में पाई जाती हैं। ओके, तो इनका आकार कैसा होता है? ये तस्तरी नुमा होती है। कैसी होती है? तस्तरी नुमा। ये देखिए, ये इनका आकार होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। ओके, तो इनमें एक न्यूक्लियस भी होता है, क्योंकि कोशिकाएं होती हैं तो इनमें न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, ये अगर इनके हम बात करें कार्य की तो इनका काम होता है रुधिर का थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का। तो क्या है पॉइंट? रुधिर के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो क्या हमारे ब्लड का कार्य क्या क्या होता है वो सब आज हम बात करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में तो पहला पॉइंट है हमारा पोषक पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व हैं, जब भी हम भोजन में कोई पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उन सभी पोषक पदार्थों को जो है कौन? ब्लड जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर में जितने भी पोषक तत्व हमारे जो हैं वो ब्लड की सहायता से ही शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट है पॉइंट उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण करना। हमारे शरीर में जो भी जितने भी जो है एक्सक्रेटरी मटेरियल है, ठीक है, यानी उत्सर्जी पदार्थ हैं, वेस्टेज मटेरियल हैं ये कह सकते हैं। हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उन सभी का ये निर्माण करता है कौन? ब्लड। नेक्स्ट है हार्मोन्स, रक्त की सहायता से, यानी विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में
उसकी सहायता से, किसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से ही विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ठीक है, तो वो स्रावित होने के बाद ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड की सहायता से ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, रोगों से सुरक्षा करना, विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा करना, ठीक है। हमारे शरीर में जितने भी बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो ब्लड में पाई जाने वाली जो WBC है, WBCs में जो लिम्फोसाइट हैं एंड मोनोसाइट हैं, ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। लिम्फोसाइट अभी मैंने बताया था, और मोनोसाइट क्या करती हैं, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, और जो एंटीबॉडीज बनाएंगी वो बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ेंगी और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करेंगी। ओके, जो ब्लड है वो रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के घावों को भी भरता है। जब हमारे कभी चोट चपेट लग जाती है तो घाव हो जाता है, तो वो धीरे धीरे कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है, ब्लड के माध्यम से, ब्लड ही वो धीरे धीरे घाव को भर देता है। नेक्स्ट, शरीर में जल संतुलन बनाए रखना, ठीक है। वाटर बैलेंस जो हमारी बॉडी का है, जल संतुलन, वो कौन बनाए रखता है, ब्लड ही हमारे शरीर का जल संतुलन बनाए रखता है। अगला, O2 तथा CO2 का परिवहन करना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि जो लंग्स होते हैं, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र में जो है O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है ये मैंने बताया था पहले, और एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो मनुष्य फेफड़ों में जो है वो क्या होते हैं, वायु कोष होते हैं। क्या होते हैं, वायु कोष। जब भी हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में अंत में वायु कोष में खुलती है। वायु कोष में रक्त नलिकाओं का जाल होता है, वहां पे O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो जो ब्लड है वहां पे Hb प्लस ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं, ऑक्सी Hb यानी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। और जो ब्लड है जिसको शुद्ध रुधिर बोलते हैं, जब HbCO2 के साथ क्रिया करता है तो वो कैसा बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी अशुद्ध रुधिर बनाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि O2 आती है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है। तो O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है वो किसका काम होता है, ब्लड का। क्यों, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में ही पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस क्लासेस।